हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं वो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन की एक वीडियो मैंने पहले डाली है जिसमें हमने बताया है कि म्यूटेशंस कितने तरह से हो सकते हैं और उसी में से दो तरह है, एक है स्पॉन्टेनियस, दूसरा है इंड्यूस। हम आज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के पार्ट 1 में डील करेंगे। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जिसमें जेनेटिक ऑल्टरेशन होता है पर नेचुरली होता है। इसमें कोई एक्स्ट्राजेनिक म्यूटाजेनिक एजेंट्स को हम यूज नहीं करते, कोई इंडक्शन नहीं करते, जो अपने आप हो रहा है उन म्यूटेशंस को हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस बोलते हैं। इन म्यूटेशंस में इंट्रिंसिक एरर्स के कारण होते हैं। इंट्रिंसिक एरर्स में आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर और नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इसमें कोई भी म्यूटाजेन यूज नहीं होता है। सेल्स के अंदर के जो प्रोसेस होते हैं उन्हीं प्रोसेस में गड़बड़ी होने के कारण, रेप्लिकेशन एरर या टॉटोमरिक शिफ्ट, ये सब होने के कारण, मिसमैच पेयरिंग होने के कारण ही स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इंड्यूस होता है। ध्यान से समझिएगा, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इंड्यूस होता है, पर इंड्यूस म्यूटेशन में हम इंडक्शन के लिए या म्यूटेशन के लिए कुछ ऐसे एजेंट यूज करते हैं जिसके कारण म्यूटेशन हो। पर स्पॉन्टेनियस में हम एजेंट्स यूज नहीं करते हैं, अपने आप ही चेंजेस होते हैं। पर इस तरह से म्यूटेशन होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। बैक्टीरिया में 10⁻⁻⁶ से -9 पर जनरेशन में रेट होता है इसका। तो फ्रीक्वेंसी लेवल लो क्यों है? फ्रीक्वेंसी लेवल लो इसलिए है क्योंकि डीएनए के पास खुद का रिपेयर मैकेनिज्म है जिसके कारण वो अपना रिपेयर कर लेता है। इसमें ये न्यूट्रल हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, बेनिफिशियल होता है। बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही ये पाया जाता है। अब अगर हम सोर्सेस देखें तो सोर्सेस में पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए पॉलीमरेज का काम है कि ये सही सही न्यूक्लियोटाइड पेयरिंग करे। पर अगर ये कहीं पे चूक जाता है तो रेप्लिकेशन में एरर्स होते हैं और रेप्लिकेशन में एरर होने से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकता है। पर रेप्लिकेशन में और एक एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी और रिपेयर मैकेनिज्म। तो ये दोनों का काम है, प्रूफ रीडिंग और रिपेयर मैकेनिज्म्स का काम है कि वो डीएनए रेप्लिकेशन में हुई गलतियों को सुधारे। पर अगर ये भी नहीं हो पाता है तो ही म्यूटेशन होगा। नेक्स्ट आते हैं टॉटोमरिक शिफ्ट। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो डीएनए बेसिस में ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। एक होता है टॉटोमर जिसके जो कि प्रोटॉन शिफ्टिंग के कारण दूसरे फॉर्म में चेंज होने लगता है। और ये कौन से फॉर्म है? जैसे कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटो है वो इनॉल में चेंज हो जाएगा और जिसमें फंक्शनल ग्रुप अमीनो है वो इमीनो में चेंज हो जाएगा। तो ये कीटो और इनॉल का कन्वर्शन या अमीनो और इमोनो का कन्वर्शन ये प्रोटॉन शिफ्ट के कारण होता है। पर इसके कारण जो पेयरिंग होती है, जो जिसको हम एटीजीसी पेयरिंग बोलते हैं, ये पेयरिंग बदलने लग जाता है। कैसे बदलता है वो भी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन, जिसमें प्यूरिन बेसिस में आता है एडेनिन और ग्वानिन। ये दोनों गायब होने लग जाते हैं। ये दोनों गायब कैसे होंगे? जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो नाइट्रोजनस बेसिस को शुगर के साथ जोड़ता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, वो भी रिलीज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। तो इसके कारण आपका जो नाइट्रोजनस बेस है वो रिलीज हो जाएगा। जब नाइट्रोजनस बेस रिलीज हो जाएगा तो आपके इसमें प्यूरिन गायब हो जाएगा। और अगर पिरिमिडिन गायब होता है तो उसको हम एपिरिमिडिनेशन बोलेंगे। ये प्यूरिन गायब होगा तो प्यूरिनेशन, डीप्यूरिनेशन, और अगर पिरिमिडिन गायब होगा तो डीपिरिमिडेशन। जो भी गायब होता है उसके लोकेशन को मेंशन करने के लिए हम लिखते हैं एपी साइट, जिसमें अगर प्यूरिन गायब होता है तो ए प्यूरिनिक साइट या पिरिमिडिन गायब होता है तो पिरिमिडिनिक साइट। यह है स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन। नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन।
डीएमिनेशन में एमिनो ग्रुप का रिमूवल हो जाता है। जब एमिनो ग्रुप रिमूव होता है तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर यूरासिल जैसा दिखता है और एडेनिन का स्ट्रक्चर हाइपोजेंथिन जैसा दिखता है। अब ऐसा दिखने से फायदा क्या या नुकसान क्या? ऐसा दिखने से नुकसान ये होता है कि जब पॉलीमरेज पेयरिंग करता है, एटीजीसी की पेयरिंग करता है, तो साइटोसिन को वो यूरासिल पकड़ता है और यूरासिल समझने के कारण डीएनए में यूरासिल होता नहीं है, तो रेप्लिकेशन हॉल्ट होने लगता है। तो इस तरह के चेंजेस के कारण भी डीएनए में म्यूटेशन होगा, जिसके कारण हम इसको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेटिव डैमेज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज अगर जनरेट हो जाए तो उससे भी डीएनए डैमेज होता है। कैसे? अगर सेल के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन जनरेट होने लगे तो गुआनिन को वो 8 ऑक्सो गुआनिन में कन्वर्ट कर देता है, और जब 8 ऑक्सो गुआनिन बनता है तो वो एडेनिन के साथ रिएक्ट, जी साइटोसिन के साथ रिएक्ट होना चाहिए पर जी एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, तो जीसी के जगह जीए की पेयरिंग होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन में नाइट्रोजनस बेसिस को चेंज कर देता है। लास्ट वेराइटी है रेप्लिकेशन स्लिपेज। रेप्लिकेशन स्लिपेज में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के कारण, रिपीटेटिव सीक्वेंस के दो फंक्शंस है, या इधर वो रिपीटेटिव सीक्वेंस ऐड हो जाएगा या रिपीटेटिव सीक्वेंस गायब हो जाएगा। अगर रिपीटेटिव सीक्वेंस ऐड हो रहा है तो उसको बैकवर्ड स्लिपेज बोलते हैं, और अगर पहले हो डिलीट हो जा रहा है तो उसको फॉरवर्ड स्लिपेज बोलते हैं। ये दोनों केसेस में डीएनए का सीक्वेंस बदल जाता है, और अगर सीक्वेंस बदल रहा है तो उस केसेस में हमारे रेप्लिकेशन मैकेनिज्म्स का सीक्वेंस बदल जाएगा और डीएनए का सीक्वेंस बदलने से म्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जिसके कारण ये म्यूटेशन होता है। पहला है बेस सब्स्टिट्यूशन। प्यूरिन प्यूरिन से एक्सचेंज हो जाए या पिरिमिडिन पिरिमिडिन से अगर एक्सचेंज हो जाए तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन। अगर प्यूरिन पिरिमिडीन से चेंज हो जाए और पिरिमिडीन प्यूरिन से चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्शन। तो सिंगल नाइट्रोजनस बेसिस के सब्स्टिट्यूशन में दो वैरायटी है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन। इसी तरह से अगर एडिशन या डिलीशन हो रहा है तो दो या एक नाइट्रोजनस बेसिस का, तो उससे फ्रेम जो है वो चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था, अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। रिपीट एक्सपेंशन, अगर एक ही सीक्वेंस बार बार ऐड हो गया है तो वो उसमें जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है वो इंक्रीज हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो प्रोटीन को भी इंक्रीज करता है, जो कि एक म्यूटेशन है। एग्जांपल्स अगर देखें हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के, तो लैक्टोज ओपरॉन म्यूटेशन, सिकल सेल म्यूटेशन और हंटिंगटन डिजीज, ये तीनों डिजीजेस जो है वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण होती है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट वैरायटी जो है एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डीएनए रेप्लिकेशन में एरर हो जाए तो, हालांकि डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही एक्यूरेट होता है, इसमें रेप्लिकेशन एरर होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, और रेप्लिकेशन के बाद इसमें रिपेयर मैकेनिज्म भी होता है। तो ये सारे इफ्स एंड बट्स के कारण डीएनए रेप्लिकेशन में गड़बड़ियों का चांस बहुत कम हो जाता है। पर फिर भी अगर गलतियां हुई, गड़बड़ी हो गई, वो भी इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण, तो वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में काउंट होगा। कॉजेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एरर, पहला है मिस इनकॉर्पोरेशन, जिसके चांसेस बहुत कम है, पर अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते वक्त अगर डीएनए में मिस इनकॉर्पोरेशन हो गया, ए के साथ टी के जगह और किसी नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दिया गया, जी के साथ सी के जगह और किसी को जोड़ दिया गया, तो ये है मिस इनकॉर्पोरेशन। अगर इस तरह से मिस इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, और ये मिस इनकॉर्पोरेशन टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण होता है, जो ग्रुप्स है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए वो दिखने में अलग होने के कारण वो अटैच होना स्टार्ट कर देता है। टॉटोमेरिक शिफ्ट जिसमें रीअरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। अमीनो ग्रुप इमीनो में चेंज हो जाता है, कीटोन ग्रुप इनॉल में चेंज होता है, तो पेयरिंग चेंज होता है।
और इस तरह के पेयरिंग के कारण ही मिसमैच पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड स्लिपेज। स्टैंड स्लिपेज में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आता है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, अगर डिलीशन है सीक्वेंस में तो जो एंड है वो जल्दी आ जाता है, जिसको हम फॉरवर्ड स्लिपेज बोलते हैं, और अगर इंसर्शन है रिपीटेटेड सीक्वेंसेस का तो इसको हम बैकवर्ड स्लिपेज बोलते हैं। और इसके कारण शॉर्ट टैंडम रिपीट्स में कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण डीएनए सीक्वेंसेस बदलते हैं, जिसके कारण म्यूटेशंस क्रिएट होना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट मिस अलाइनमेंट। टेम्परेट मिस अलाइनमेंट होता है जब न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड और ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड में मिस पेयरिंग हो जाए, और जिसके कारण म्यूटेशंस क्रिएट हो जाए और वो फ्रेम चेंज होने लगे। और रेप्लिकेशन एंड फोक स्टाइलिंग में होता है कि जब रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि डीएनए में कहीं कहीं पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्यों होगा? क्योंकि जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए दो सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाते हैं। जब सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाएंगे तो सिंगल स्ट्रैंड मेंटेन करने के लिए हम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन लगाते हैं। पर अगर वो प्रोटीन भी काम ना करे तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो रही है, वो सिंगल स्ट्रैंड आपस में ही पेयर करके लूप बनाना चालू कर देता है। और जब लूप के पास डीएनए पॉलीमरेज पहुंचता है तो लूप को पॉलीमरेज को समझ में नहीं आता है कि ये लूप का क्या करे, और वहां पे वो प्रोटीन एमआरएनए का फॉर्मेशन जो है वो उसको हॉल्ट कर देता है। इसको हम बोलते हैं फोर्क स्टाइलिंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप अपना कमेंट में अपना नाम, अपना लोकेशन लिख सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बाय डीएनए रेप्लिकेशन एरर ये कैसे होता है इतना वो भी क्लियरली समझ सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।